Assalamu alaikum. I am Dr. Haris Salim, Faculty of Arabic and Islamic Studies from Allama Iqbal Open University. The topic of my research paper is Gender Inequality and Feminism, Problems and its Solution in the Light of the Seerah of the Holy Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. तो मेरे इस आर्टिकल में एक तो मैंने फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तफसील से बात की, फिर कुछ वेव्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेव, उसके ऊपर डिस्कशन की, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसका सलूशन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पेश किया और एंड पे कुछ मैंने रिकमेंडेशन दी। इंतहाई तलखीस के साथ अगर मैं इसको समराइज़ कर सकूं कि सबसे पहले जो मैंने डिस्कशन की कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, क्योंकि इस लफ्ज़ में, इस टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, बहुत एम्बिग्विटी थी। उसको मैंने काफ़ी एंगल से देखा कि अगर फेमिनिज्म का मतलब ये है कि औरत की औरत होने को सेलिब्रेट करना, तो इस्लाम से बड़ा फेमिनिस्ट रिलीजन कोई नहीं है। हम क्यों हर साल ये समझते हैं कि इस्लाम वर्सेस फेमिनिज्म। तो मैंने कुछ डायमेंशन में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की कि फेमिनिज्म असल इसका स्पिरिट क्या है। अगर आप औरत की औरत होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस्लाम से ज़्यादा सेलिब्रेशन तो किसी ने नहीं की। अगर आप फेमिनिज्म का मतलब है कि औरत को एम्पावर करना है, औरत को राइट्स देने हैं, इस्लाम से बेहतर राइट्स कोई नहीं दे सका, ठीक है, इस्लाम और फेमिनिज्म एक पेज पर हैं। और अगर फेमिनिज्म का मतलब है कि औरत के राइट्स में जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाया जाए, इस्लाम बिल्कुल फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट के साथ खड़ा है। और अगर इसका मतलब है कोई कानून साजी करनी है तब भी इस्लाम उसके साथ खड़ा है। तो मैंने कुछ डिफरेंट डायमेंशन पे बात की कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म। उसके बाद जो उनकी 4 वेव्स थी उनको इस्लाम के पर्सपेक्टिव में देखा। यानी फर्स्ट वेव थी उनकी 1848 से 1920, जिसमें बेसिक स्लोगन क्या था कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वीमेन को वो मिलने चाहिए। तो मैंने फिर डिफरेंट अहादीस सीरत से इसका जायज़ा लिया कि औरत के पास बैत का जो है पॉलिटिकल राइट था, यानी अपनी कंसेंट शो करने का। फिर बहुत से मामलात हुकूमत के ऐसे थे जिसमें ख़वातीन इन्वॉल्व थी, यानी हज़रत उस्मान के दौर में कितने ऐसे हमारे डेलीगेशन गए जिसमें डिप्लोमेसी के हवाले से हज़रत ज़ैनब और बहुत सी ख़वातीन थी जो रोमन एम्पायर में गई और वहाँ पे उनका बड़ा अहम रोल था, पॉलिटिकल रोल था। फिर बैटल ऑफ कैमल, उस पर बात डिस्कशन नहीं करा कि वो ठीक है गलत, उसमें हज़रत आयशा का एक पॉलिटिकल रोल तो था और उनके नीचे बड़े बड़े सहाबा इकराम हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनके नीचे उन्होंने काम किया। तो उनके मैंने तो पॉलिटिकल रोल को बताया कि जिसकी बात फेमिनिस्ट कर रही थी 1848 में, इस्लाम वो बहुत पहले दे चुका है। फिर सेकंड वेव 1963 से 1980 में, जिसमें सिविल राइट्स की बात की गई थी, इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई थी, वही मैंने बड़ी तफसील से बताया कि इस्लाम से बेहतर इन राइट टू इनहेरिटेंस पूरी डिटेल कि औरत को माँ, बहन, बेटी, माँ होने की हैसियत से कैसे शेयर मिलेंगे, फिर औरत के पास जॉब करने का राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू अर्न, बहुत सी ऐसे राइट्स हैं जो जिसकी कंपेन चलाई गई और इस्लाम उनको बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट्स दे रहा है। उसके बाद जो थर्ड वेव में डिमांड थी जो 1990 से 2000 में हुई कि सोशल राइट्स मिलें, हरेसमेंट के ख़िलाफ़ काम होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, उसकी मैंने काफ़ी डिस्कशन की सीरत के हवाले से कि देखें जो सोशल राइट्स हैं वो तो इस्लाम बहुत पहले दे चुका है। औरत का सोशल स्टेटस, माँ, बहन, बेटी और वाइफ होने की हैसियत से कितना उसको आइडियलाइज़ किया। फिर जो हरासमेंट के केसेस हैं उसमें देखें कि हद क़ज़फ़ को लागू करना वो एक बहुत बड़ा कानून बनाना था, और हद क़ज़फ़ जो है ये मर्द के लिए नहीं है, ये ख़वातीन के करैक्टर को सेव करने के लिए है ताकि कोई उनकी अडल्ट्री के हवाले से करैक्टर असैसिनेशन ना करे। उस हवाले से भी डिस्कशन की। फिर मतलब तीनों वेव्स से मैंने रिज़ल्ट ये निकाला कि इस्लाम को इन राइट्स से कोई प्रॉब्लम क्या होनी है, इस्लाम तो बहुत पहले ये राइट्स दे चुका है। जो फोर्थ वेव में इनका स्लोगन है कि जेंडर इक्वालिटी का, इसके हवाले से मैंने कुछ रिजर्वेशन लिखे कि इस्लाम इनको किस हवाले से इस चीज़ को कंडेम करता है, यानी इस चीज़ के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ मौजूद है। वो ये था कि देखें जो इस्लाम में इक्वालिटी का कोई तस्वर नहीं है, इस्लाम में जस्टिस की बात है। देखिए इक्वालिटी इसलिए नहीं हो सकती कि मर्द आपस में बराबर नहीं है, ख़वातीन आपस में बराबर नहीं है, तो आप टू अपोजिट जेंडर्स को कैसे एक दूसरे के बराबर कर सकती हैं। मैंने कहा कि इस्लाम में जस्टिस है, और जस्टिस का मतलब क्या है कि वज़अ शै फ़ी महल्लिही, जो जिसका राइट बनता है, जायज़ ड्यू है, वो आप उन तक पहुँचा दें। और उस हवाले से मैंने डिस्कशन की कि देखें अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है, अल्लाह ताला ने दोनों करैक्टर बनाए, एक मेल है एक फ़ीमेल है,
और अब क्रिएटर ज़्यादा जानता है कि उसकी क्रिएचर में जो मेल है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी है और उनको कौन से राइट्स चाहिए, और फीमेल के ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी है और उनको क्या राइट्स चाहिए। तो अल्लाह ने उसके हिसाब से दोनों को डिफरेंट करैक्टर दिया। और इसमें ये कंपटीशन ही नहीं है कि कौन किसके राइट्स बेहतर हैं किसके नहीं है, भाई जिसके जो राइट्स बनते थे अल्लाह ने उनको दे दिए। और उसके ऊपर मैंने फिर काफ़ी डिस्कशन की कि कुछ चीज़ें तो हमें विल ऑफ गॉड पे छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला ने दोनों को देखा कि मर्द को थोड़ा सा रैशनल करैक्टर बनाया, औरत को थोड़ा इमोशनल करैक्टर बनाया, कि दोनों जो करैक्टर मिल के चल सकते हैं, दोनों लॉजिकल होते या दोनों इमोशनल होते तो काम नहीं चल सकता था। तो ये क्यों समझा जाता है कि इमोशनल कहना कोई खातून की तौहीन है। दुनिया में जितनी भी कुर्बानी दी जाती हैं वो तो इमोशंस देते हैं। एक तो मैंने इसके ऊपर बात की। फिर उनकी जो एतराज़ात थे ख़ास तौर पर सेपरेशन के हवाले से कि औरत के पास डिवोर्स का राइट नहीं है, वो मैंने सीरत की रोशनी में जायज़ा लिया कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट मर्द को तलाक़ इख्तियार दिया तो औरत के पास भी सेपरेशन के बहुत से राइट्स हैं, जिसमें तलाक़ तफ़वीज़ है, डेलीगेटेड डिवोर्स जो आयत तख़ीर से उसको ड्राइव किया, फिर जुडिशल डिवोर्स है, फिर खुला का एक हक़ मौजूद है, फिर इनहेरिटेंस के हवाले से उनका एतराज़ ये होता है कि औरत को शेयर कम क्यों मिल रहा है। उसके ऊपर मैंने बात की कि इनहेरिटेंस का असल तसव्वुर क्या है, किस बेसिस के ऊपर इनहेरिटेंस में शेयर मिलते हैं, और हर केस में औरत का शेयर कम नहीं है। अगर बसा औक़ात एक बंदा फोत होता है, उसकी एक बेटी है और बाप है, तो बाप को उस केस में आप देखें 1/6 मिल रहा है और बेटी को 1/2 मिल रहा है, तो यहाँ पर फीमेल को मेल से ज़्यादा मिल रहा है। उसको मैंने डिफरेंट एंगल से प्रूफ किया। फिर राइट टू विटनेस के अंदर ये तराज़ था कि दो औरतों की गवाही एक के बराबर क्यों है, उसको मैंने डिफरेंट एंगल से डिस्कशन की कि देखें हर जगह ये रूल नहीं है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो औरतों से रेलिवेंट हैं, वहाँ पर औरतों की गवाही ज़्यादा मोतबर है। देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम की निजी ज़िंदगी की कोई बात नकल करती हैं और कोई और सहाबी भी नकल करता है और दोनों में कोई क्लैश आ जाता है, तो हम डेफिनेटली हज़रत आयशा को तरजीह देते हैं क्योंकि वो उन चीज़ को ज़्यादा जानती हैं। तो उसमें हम केस टू केस वेरी करता है और कभी हम ये फ़र्क नहीं करते कि हज़रत आयशा की हदीस को हम कम वेटी दें कि वो खातून ने नकल की है और किसी मर्द की हदीस को ज़्यादा वेटी दें। तो उसके ऊपर भी मैंने बात की। फिर पॉलीगेमी के हवाले से बात थी, तादुद इज़वाज, उसके ऊपर डिस्कशन की, उनके एतराज़ात का जायज़ा लिया और एट द एंड मैंने कुछ सोल्यूशन निकाले कि असल प्रॉब्लम क्या है वीमेन राइट्स के हवाले से। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस्लाम ने इनको राइट्स दिए नहीं हैं। असल प्रॉब्लम ये थी, एक तो कल्चर का इशू है, बहुत से हमारे कल्चर्स की इशू हैं जो हम इस्लाम के खाते में डालते हैं, उसको हमने अलग अलग करना है। सेकेंडली राइट्स का पता नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस, उसके ऊपर कंपेन चलानी चाहिए। और फेमिनिस्ट अगर राइट्स की बात करती हैं कि ख़वातीन को राइट्स बताने हैं तो इट्स ओके। और नंबर 3 इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसके हवाले से हमें काम करना चाहिए, मिल के करें, फेमिनिस्ट भी और जो स्कॉलर्स हैं वो भी मिल के काम करें। एंड नंबर 4 कानून साजी का फुकदान है। तो ये कुछ मैंने सजेशन बताएं और बाकी ये कि तफसील इसकी आर्टिकल के अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच।